फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कंफर्टर क्लासेस। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हमारा जो ज्योग्राफी का हम लोगों ने पहला चैप्टर शुरू किया था, उसका मैंने फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर दिया था। आज हम उसका कुछ पोर्शन जो छूटा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं पहले। तो ये हमारा जो पोर्शन है वो क्या है, लैंड रिसोर्सेज, यानी कि जो ज़मीन या भूमि है वो एक संसाधन के तौर पे हम किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं और उसे संसाधन क्यों माना जाता है, तो उसको हम इसमें समझेंगे। तो पहली चीज़ है कि वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज़। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो आश्रय है, हम जिस जगह पे रह रहे हैं वो क्या है, वो तो ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन पे ही हम क्या करते हैं, रहते भी हैं, और उसी पे ही हमारी सारी आर्थिक गतिविधियां जो हैं। आर्थिक गतिविधियों से क्या मतलब है, आर्थिक गतिविधियों का मतलब है कि किसानी से लेके बड़ा से बिजनेस हम कहाँ पर करते हैं, ज़मीन पे ही करते हैं, और उसको अलग अलग तरीके से करते हैं, डिफरेंट वेज में करते हैं। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेचुरल रिसोर्स का क्या मतलब होता है, वो संसाधन जिनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, जो क्या है नेचुरली या प्राकृतिक तौर पे जो है उपस्थित हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, नेचुरल रिसोर्स कहा जाएगा। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं वो आ जाएंगी, वाइल्ड लाइफ आ जाएगा, जो जीव जंतु होते हैं, जंगली जीव जंतु होते हैं, ह्यूमन लाइफ जो मानवीय जीवन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर्थिक गतिविधियां वगैरह हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो होते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का सबसे पहले मतलब है तो वाहन और इन सारी चीज़ों को जो इस्तेमाल होता है, और दूसरा होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम से क्या मतलब है, कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब होता है दूर संचार की जो व्यवस्था होती है। हाउएवर लैंड इज़ एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज विद केयरफुल प्लानिंग। तो इसमें जो है इसका इस्तेमाल जो है अच्छी योजना के साथ करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया हैज़ लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स का क्या मतलब होता है, रिलीफ फीचर्स का मतलब होता है ज़मीन पे अलग अलग जो स्थलीकृतियाँ होती हैं। जैसे कि आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पे मिट्टी को अलग तरीके की आपको मिट्टी देखने को मिलेगी, पहाड़ी इलाके में अलग टाइप की मिलेगी। तो माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स और आइलैंड, यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरीके के रिलीफ फीचर्स कहलाते हैं, स्थलाकृति इनको भी बोला जाता है। तो 43% जो है, ये जो है 43% जो है लैंड जो है वो क्या है, प्लेन है, मैदानी भाग है। खास करके ये उत्तर पूर्व भारत का जो पूरा मैदान ही है। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों डेवलप हुई है, खेती भी होती है और उद्योग वगैरह भी लगाए गए हैं। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30%। पहाड़ी जो ज़मीन है वो क्या है, जो लैंड के तौर पे है, रिसोर्स के तौर पे है, वो 30% है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। और इसमें क्या होता है, पेरेनियल फ्लो होता है। अब यहाँ पे आपको एक शब्द सीखने को मिलेगा, पेरेनियल क्या होता है। तो पेरेनियल से सबसे पहले मतलब समझ लीजिए, जो क्या होता है कि साल भर हरा भरा रहता है या लगातार जो बहता रहता है उसे क्या बोलते हैं, या सदाबहार। ठीक है, तो सदाबहार का मतलब क्या होता है, सदाबहार का मतलब यही होता है पेरेनियल, जो कंटिन्यूअस रहे, उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ द प्लेटू रीजन। 27% लगभग भाग जो पूरा देश का है वो क्या है, प्लेटू रीजन है, यानी कि पठारी रीजन है। अब पठार और पहाड़ में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी देख लीजिए। तो पठार जो होता है, पठार 1000 मीटर से जो नीचे हो उसे पठार या प्लेटू कहा जाएगा, और 1000 मीटर से जो ऊंचा हो उसे क्या कहा जाएगा, उसे माउंटेन कहा जाएगा। इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है कि ये रिच होता है, खास करके मिनरल्स के मामले में, जो खनिज होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, और फॉरेस्ट जंगलों के मामले में ये क्या होते हैं, ये बहुत रिच होते हैं। आगे देखते हैं लैंड का यूटिलाइजेशन। लैंड का यूटिलाइजेशन से क्या मतलब होता है, ज़मीन का जो इस्तेमाल किया जाता है उसको। तो लैंड रिसोर्सेज
क्या है इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है जंगल वगैरह होते हैं, उनकी लकड़ियाँ, उनसे बनी वस्तुएं और उनका इस्तेमाल भी हमारे जीवन में होता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशंस, कुछ ज़मीनें होती हैं जो कल्टीवेशन यानी कि खेती के लिए बहुत सक्सेस नहीं होती हैं, लेकिन उसमें तब भी कुछ ना कुछ हो जाता है। ये कैसी ज़मीनें होती हैं? बैरन मतलब बंजर होती है, वेस्टलैंड मतलब बेकार होती है ज़मीन, उनका इस्तेमाल है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, तो इनका इस्तेमाल किन चीज़ों में किया जाता है? नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में। नॉन एग्रीकल्चर यूजेस से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें जो है खेती नहीं की जा सकती, इसका और जो अन्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, प्लॉटिंग करना, नॉर्मली लोग इसको इससे ही समझते हैं। दूसरा है रोड्स वगैरह बनाने के लिए फैक्ट्रीज़, और उस पर क्या है उद्योग वगैरह स्थापित किए जाते हैं। तीसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, इसी को भी इसी में किया जाता है। जैसे इसमें क्या किया जाता है? परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, तो इसको क्या बना दिया जाता है? इसको चारागाह वगैरह और इसमें चारा की व्यवस्था करने के लिए इस ज़मीन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोज, तो इसमें क्या होता है कुछ कुछ पौधे वगैरह लगा दिए जाते हैं। कल्चरेबल वेस्ट लैंड्स फॉर मोर देन 5 कल्चरेबल वेस्ट लैंड के तौर पे भी कुछ को चिन्हित कर दिया जाता है। फैलो लैंड्स में क्या होता है? करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशंस फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी इसमें ये बता रहा है कि कौन सी ज़मीन कितनी दिन तक छोड़े रहने पे या उस पर काम न करने पे वो क्या हो जाती है, उसका इस्तेमाल भी किस तरीके से होता है। नेट शोन एरिया, तो ये अलग अलग प्रकार हैं ज़मीनों के। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट किस लिए है? उसकी वजह है कि हम क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव से ही ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाई बोथ फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, तो ज़मीन जो है दो तरीके से चिन्हित की जाती हैं कि वो कितनी बेहतर है हमारे इस्तेमाल के लिए। तो उसमें पहली चीज़ होती है फिजिकल, यानी कि जो उसके भौतिक एस्पेक्ट हैं, मतलब कि उसको जैसे कि हम लोग अगर ऊपर से ही देख लें, जैसे कि मिट्टी किस तरीके की है, भुरभुरी है, ये सारी चीज़ें, तो ये क्या हो जाते हैं फिजिकल एस्पेक्ट हो जाता है। और टोपोग्राफी का मतलब ऊंचाई, ढलाई, ये सारी चीज़ें, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप्स वगैरह कैसे हैं, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर कल्चर एंड ट्रेडिशंस, तो उसमें ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी, ह्यूमन फैक्टर्स वगैरह आ जाएंगे, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहाँ पे कितनी जनसंख्या रह रही है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, उसको अगर अगर हमें मॉडिफाई करना है तो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है कि नहीं, जैसे कि आजकल जो जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं ज़मीन को बेहतर करने के लिए। कल्चर और ट्रेडिशन भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो भारत की जो टोटल लैंड है यानी कि जो क्षेत्रफल है वो क्या है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पूरी भूमि है। ये डेटा है हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली, तो ये जो है टोटल जो है 93% लगभग ज़मीन हिस्सा है, क्योंकि अभी कुछ हिस्सा जो है जो असम के हिसाब से अभी डेटा वगैरह प्रोवाइड नहीं है। मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड पाकिस्तान एंड चाइना, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है पीओके जिस पे किसने कब्जा किया? पाकिस्तान ने कब्जा किया। दूसरा है सिन सियाचिन ग्लेशियर के पास जो है अक्साई चीन करके एक जगह है जिस पे चीन ने कब्जा कर रखा है। तो इस तरीके भी जो हैं भारत के कुछ हिस्से अलग अलग इधर उधर हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड, और तो जितनी भी कुछ और ज़मीनें जो हैं चारागाह वगैरह के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं उनमें और बढ़ोतरी हो रही है। हाउ वी एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पेचर लैंड एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ इट, और ये अगर चारागाह नहीं हो तो हम अपने पशुओं का जो है किस तरीके से भरण पोषण करेंगे और उनकी जो है किस तरीके से ग्रोथ होगी या इसके क्या प्रभाव होंगे, इसको भी यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द अदर दैन द करंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई, तो इन ज़मीनों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि या तो इस ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो बहुत बेकार है, ठीक है, यहाँ पे देखिए पुअर क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, या कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई, तो इसका क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है इसमें खेती करने में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जा रहा है, एक्स्ट्रावेगेंट एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व हो जा रहा है।
Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years. And if they are included in the net shown area, then the percentage of NSE in India comes to about 54% of the total reporting area. The pattern of net shown area varies greatly for one state to another. तो जगह के हिसाब से जो है खेती करने का तरीका और ज़मीन का जो स्तर है वो चेंज हो जाता है. इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश. तो ये 80% लगभग कहाँ है, पंजाब और हरियाणा में है. 10% है अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम, मणिपुर और अंडमान एंड निकोबार में. तो नॉर्थ ईस्ट प्लस अंडमान और निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में है. फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फॉर लोअर दैन द डिज़ायर 33%. डिज़ायर 33% से क्या मतलब है, इंडिया की दरअसल जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये भी कहा गया है कि भारत को किसी न किसी तरीके से मेंटेन करके रखना है अपने 33% जंगलों को. उसको देखें हम लोग आगे क्या है. तो पॉलिसी इट वॉज कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस. अगर हमें जो है प्राकृतिक जो संतुलन है अगर उसे हमें बना के रखना है, इकोलॉजिकल जिसे पारिस्थितिकी संतुलन भी कहा जाता है, अगर उसे हमें बना रखना है तो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 की, तो उसके हिसाब से जो है हमें इसे बेहतर रखना ही पड़ेगा. द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट. अब जो भी लोग जंगल में रह रहे हैं वो भी इसी के ऊपर डिपेंड है. अगर उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा तो वो भी क्या होगी, एक बड़ी समस्या हो जाएगी. अब हम लोग देख लेते हैं लैंड डिग्रेडेशंस. तो ये जो ज़मीन में जो खराबियाँ आ रही हैं, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि क्वालिटी का क्या हो जाता है, क्वालिटी का गिर जाना. ठीक है, क्वालिटी के गिर जाने को क्या बोलेंगे, डिग्रेड हो गया. कंजर्वेशन मेजर और जो ये संरक्षण से संबंधित जो कदम वगैरह हैं उनके बारे में बात करेंगे. वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू विद द फ्यूचर जनरेशन. तो जो प्रकृति का जो नियम है जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया भी था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हम लोगों ने एक एजेंडा 2021 के बारे में भी बात की थी. तो उसे जो है कब इंडिया में लागू किया गया है, तो इसके बारे में आप बताएं. तो 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. तो ये सारी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं ये कहाँ से आती हैं, ये आएंगी तो ये कहाँ से ऑब्टेन की जाएंगी, ये सारी ऑब्टेन की जाती हैं लैंड से. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रवेट द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड. तो अब जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने जो है सिर्फ खाली जो लैंड है उसका डिग्रेडेशन ही नहीं किया है, उसका जो है इतनी बुरी तरीके से दोहन किया, एक्सप्लॉइट किया है कि अब उसमें जो है बड़े स्तर पे जो है ख़राबी आ गई है, डैमेज हो गया है, वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है. एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया. तो भारत में अभी वर्तमान में 130 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन है वो क्या हो रही है, वो डिग्रेड हो चुकी है अप्रॉक्सीमेटली. लगभग 28% ऑफ इट्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, और इसमें से लगभग 28% हिस्सा ऐसा है जो जंगल से संबंधित है. 56% ऑफ इट्स वाटर इरोडेड एरिया. तो पानी से जो है इरोड हो चुका है, मतलब कि इरोड से मतलब क्या होता है, प्रक्षालन इसको बोलते हैं, छिलना. द रेस्ट इज़ अफेक्टेड बाय सलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट. और बाकी जो ज़मीन है वो सैलिनिटी और अल्कलाइन जो है ना, क्षार और खारेपन से क्या हो रहा है, वो प्रभावित हो रहा है. सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन. तो लैंड डिग्रेडेशंस में जिन चीज़ों ने मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि खराबी पैदा की है, तो वो कौन कौन सी है, ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, मतलब जो पशुओं के द्वारा अगर ज़्यादा चराई वगैरह कर दी जाए ज़मीन में, तो उससे भी क्या होती है, मृदा डिग्रेड हो जाती है, उसकी क्वालिटी कमज़ोर हो जाती है. माइनिंग वगैरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं मिनरल रिसोर्सेज को निकालने के लिए, उनसे होता है. क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन, और इनसे जो है काफ़ी जो है ज़मीन का मामला ख़राब हुआ है इनसे. माइनिंग Mining sites are abandoned after excavations work is complete, leaving deep scars and traces over burning. और जब
माइनिंग वगैरह की जब प्रक्रिया ख़त्म हो जाती तो उसके बाद उस जगह को इतनी बुरी तरीके से छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसको जो है फिर से रिवाइव करने की कोशिश नहीं की जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे भी इन्वायरमेंट और लैंड दोनों डिग्रेड होते हैं। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जो कि रिच हैं मिनरल्स के मामले में, माइनिंग ने जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर लैंड डिग्रेडेशंस को बढ़ावा दिया है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यहाँ पे जो है पशुओं की जो चराई के वजह से बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेड हुई है, उसकी जो है गुणवत्ता कम हुई है। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशंस, और पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर सिंचाई की वजह से जो है ज़मीन की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। और ज़्यादा वाटर लॉगिंग होने की वजह से, वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, पानी जब जम जाता है, उसी को जमा रह जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वाटर लॉगिंग। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खारापन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एल्कलैनिटी इन सॉइल, एल्कलैनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of country। तो वाटर पोल्यूशन की भी समस्या इससे हुई है। देयर आर मैनी वेज देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ज़मीन की जो गुणवत्ता जो ख़राब हो रही है उसको ठीक करने के कई नए रास्ते हैं, कई तरीके हैं जिनके माध्यम से उन्हें ठीक किया जा सकता है। उसमें से एक है अफॉरेस्टेशंस। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले ये है कि अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि वनीकरण, जंगल वगैरह लगाए जाएँ, पेड़ पौधे लगाए जाएँ, तो उनसे भी मामला सही हो सकता है। प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए पशुओं के चरने वगैरह पे, तो उससे क्या होगा कि शेल्टर बेल्ट्स में ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोविंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशंस। जैसे कि राजस्थान वगैरह में है, अगर उस जगह पे कटीले पेड़ों की झाड़ियाँ वगैरह अगर लगा दी जाएँ तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उससे क्या होगा कि वेस्ट लैंड्स वगैरह हैं, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, इन पे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा कि ये लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। सॉइल एज अ रिसोर्स, अब हमें क्या देखना है, मिट्टी जो है संसाधन के तौर पे, मिट्टी क्या है, मिट्टी संसाधन के तौर पे। टॉप सॉइल, द सॉइल लेयर। तो टॉप सॉइल ये मतलब कि ये कैटेगरी है, अगर जैसे कि आप एक फरुआ मारे ज़मीन में और उसके बाद जो है ज़मीन की जो काट निकलेगी उसमें जो है जो मिट्टी का जो पैटर्न मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइलिंग बोलते हैं। तो ये वही चीज़ दिखा रहा है इसमें। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉइल प्रोफाइल दिख रहा है, क्योंकि देखिए क्या होता है, एक लेयर के बाद दूसरी मिट्टी और फिर तीसरी मिट्टी अलग अलग तरीके से दिखाई जाती है, उसी को सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। द अर्थ द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। सॉइल क्या है, एक तरीके की लिविंग सिस्टम है। इसमें जो है कुछ चीज़ों की टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती रहती है और उसमें ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं वो भी एक तरीके से लिविंग एंटिटी ही होते हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कुछ सेंटीमीटर जो है कि गहराई की मिट्टी बनने में जो है मिलियंस जो है लगभग 10 लाख साल जो है लग जाते हैं। रिलीफ, parent rocks or red rocks, climate, vegetations, other forms of lives, and there are important factors in the formation of soil. Various forces of nature such as change in the temperature, action of running water, wind, glaciers। तो देखिए इसमें क्या होता है, रिलीफ है, इसका भी योगदान होता है मिट्टी के बनने में लिए। पेरेंट रॉक जो होती है, यानी कि मेन जो पत्थर होता है जो कि बाद में धीमे धीमे टूटता है और उससे मिट्टियाँ वगैरह बनती हैं। क्लाइमेट का भी इस्तेमाल होता है। अब देखो जहाँ पर जैसे ज़्यादा गर्मी, बारिश, ठंडी, चारों अलग अलग मौसम होंगे, वहाँ पे क्या होते हैं कि जो पेरेंट रॉक होता है वो धीमे धीमे क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और फिर वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। वेजिटेशंस, अगर जंगल वगैरह हैं तो उनकी जड़ है और उनसे गिरने वाली पत्तियाँ वगैरह है वो डिग्रेड होकर मिट्टी में मिलती हैं
और उससे भी जो है मिट्टी की क्वालिटी में भी चेंजेस आते हैं और फॉर्म्स ऑफ लाइफ और ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल करती हैं, मिट्टी का निर्माण करती हैं। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में कुछ बदलाव हुआ, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, जो पानी वहाँ से बह रहा होता है, उससे भी मिट्टी पे असर पड़ता है क्योंकि मिट्टी को काटती वगैरह है। हवा चलती है, ग्लेशियर अगर जैसे खिसकता है, ग्लेशियर क्या होता है, वो एक घसीटता हुआ बर्फ़ का पहाड़ होता है जिससे क्या होता है, नीचे की जो मिट्टियाँ होती हैं वो इरोड होती हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, तो एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि खेत में क्या होता है, जोक केचुआ जो भी चीज़ें होती हैं वो भी क्या करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेसेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, और इसमें क्या होता है, जो केमिकली कॉम्पोजिशंस जो इंट्रैक्शन करते हैं और उसके बाद जैसे रॉक्स वगैरह हैं उनको तोड़ के जो है मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक चेंजेस भी मिट्टी को फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं या मिट्टी फॉर्मेशन करते हैं। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, मिट्टी में जो है ऑर्गेनिक वो चीज़ें, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जो कार्बन के द्वारा बनी होती है जैसे कि ह्यूमस वगैरह हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, पानी वगैरह इनऑर्गेनिक मटेरियल में ही आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशंस, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, और यही सारी चीज़ क्या निर्धारित करती हैं, मिट्टी के जो मिट्टी की जो क्वालिटी होती है या मिट्टी का जो डिज़ाइन होगा या जो उसकी प्रोफाइल होगी वो सब डिसाइड करेगा। सॉइल फॉर्मेशन है, रंग है, थिकनेस है, मिट्टी कितनी मोटी है, टेक्सचर जो उसका होगा, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। द सॉइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पे अब हम ये देख लेते हैं कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनके आधार पे ये तय किया जाता है कि कौन सी कौन मिट्टी है। तो पहली मिट्टी है उसका नाम है अलूवियल सॉइल, अलूवियल को ही दोमट मिट्टी भी बोला जाता है। दिस इज़ मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट, तो ये जो है भारत में सबसे ज़्यादा जगह जो है पाई जाने वाली मिट्टी है। नॉर्दर्न प्लेन खास करके जो उत्तर भारत का दोआबा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे अलूवियल सॉइल ही पाया जाता है। उसके पीछे रीज़न भी है, गंगा जो है हिमालय पर्वत से बह के आती है और अपने साथ जो है ढेर सारे ये जो फर्टाइल मिट्टी होती है उसको बहा के लेके आते हैं। अलूवियल सॉइल इज़ आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वहाँ पर भी ये मिलती है, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी। तो महानदी जो है, महानदी जो कि उड़ीसा में बहती है, गोदावरी जो महाराष्ट्र में बहती है, कृष्णा आंध्र प्रदेश में बहती है और कावेरी कर्नाटक तमिलनाडु वगैरह में बहती है। ये भी क्या करती है, ये भी जो है मिट्टी को बहा के ले आती है और डेल्टा को जो है अलूवियल सॉइल से एकदम रिच कर देती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो पहली सॉइल हमने पढ़ ली। तो पहली सॉइल क्या है, तो पहली सॉइल जो है, तो पहली सॉइल हमारी थी अलूवियल सॉइल, और अब जो है वो है रिचेस ऑफ रिवर वैली, ये तो उसी को पढ़ रहे हैं। तो इनको जो भी है दुआर, चूज और तराई, इनके नाम से भी जाना जाता है। ये पिडमॉन्ट प्लेन्स सच एज, ये सारी चीज़ें ये क्या करती हैं, ये फॉर्म में वो फॉर्म करती हैं। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट, देखिए इनका जैसा आकार वगैरह होता है उसी के तरीके, उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये मिट्टी कैसी है और ये मिट्टी का नाम वगैरह क्या होगा। यहाँ पे देखिए तीन से चार टर्म हैं जो अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक है बांगर, ठीक, दूसरा है खादर, और फिर उसके बाद क्या आएगा, तो बांगर क्या होता है, बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ एंड नोड्यूल्स दैन खादर। तो खादर से ज़्यादा जो होता है इसमें क्या होता है, कंकड़, कंकर का साइज भी बड़ा होता है, और यहाँ पे क्या होती है, नदियाँ जब आती हैं तो वो इसमें गायब हो जाती हैं और फिर उसके बाद क्या होती हैं, आगे मिलती हैं। तो जो बांगर होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा पुरानी टाइप की होती है, इसलिए इसको ओल्ड वाला भी कहा जाता है या बूढ़ा भी कहा जाएगा। अलूवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, अलूवियल सॉइल जो होता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, इसकी यानी कि जो उर्वरक क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, पोटास होगा, फॉस्फेरिक एसिड होगा, लाइम चूना पत्थर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। जो गन्ना की खेती होती है, पैडी वीट मतलब कि गेहूँ धान
और अदर सीरियल जो और खाने वाली जो दाने वगैरह होते हैं, और जो पल्सेस हैं, पल्सेस मतलब चना या दलहन से मतलब है, ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ alluvial सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो ये मिट्टी की सबसे खास बात ये है कि इस जगह में जो है सबसे बड़े स्तर पे खेती ज़्यादा होगी, और यहाँ पे पॉपुलेशन जो होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा डेंस होगी। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है, खेती बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे अल्कलाइन भी बढ़ जाता है। उसकी वजह क्या है कि अंधाधुंध तरीके से जब सिंचाई वगैरह करते हैं या कि इनका इस्तेमाल करेंगे, एक खाद वगैरह का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो उससे उनकी क्वालिटी भी डिग्रेड होती है। अब ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ब्लैक सॉइल जिसे बोला जाता है काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी। दिस सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, इनका कलर क्या होता है, काला होता है। इनको नॉर्मली जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोविंग कॉटन, और इसमें सबसे अच्छी जो खेती होती है कॉटन की। कॉटन क्या होता है, कॉटन वो चीज़ है जिससे हमारे कपड़े बनते हैं। तो ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसे कहा जाता है। इट इज़ बिलीव दैट द क्लाइमेटिक कंडीशंस अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल के बनने के पीछे क्या होता है, रीज़न क्या होता है कि जिस जगह पे ये बनती है वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, और उस पे जो पेरेंट रॉक का जो मटेरियल है वो दक्कन ट्रैप में जो है ज्वालामुखी का जो बेसाल्टिक लावा होता है, वही जब बाहर निकलता है तो वो बाद में जम जाता है, और उसी पे ब्लैक सॉइल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप। और ये कहाँ पे पाया जाता है, डेक्कन ट्रैप, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया, यानी कि गुजरात, गुजरात का साउथ साउथ ईस्ट इलाका, और मध्य प्रदेश का साउथ इलाका, और महाराष्ट्र तो पूरा उसी में कवर हो जाएगा। और ये इसी रीजन को जो है दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है, और यहीं पे ये सबसे ज़्यादा पाते हैं, जहाँ पे लावा कभी बहुत पहले फैला रहा होगा, बहुत पहले टाइम में, और वर्तमान में है, जिसकी वजह से ब्लैक सॉइल यहाँ पे बड़ी अबंडेंस में जो है मिलती है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, और ये कहाँ कहाँ पे है, महाराष्ट्र के पठार, सौराष्ट्र जो गुजरात का इलाका है, काठियावाड़ में, ठीक है। ये मिट्टी की सबसे खास बात क्या होती है, इस मिट्टी की खास बात होती है कि ये मिट्टी की जो होती है पानी वहन करने की जो क्षमता होती है बहुत ज़बरदस्त होती है, और इसको जो है खुद से जुतने वाला ज़मीन की भी संज्ञा दी जाती है। उसकी वजह क्या है कि जब ये मिट्टी हल्की सी गीली होती है तो उसमें क्या होता है कि एकदम पकड़ के रखेगी, लेकिन जैसे ही धूप ज़्यादा बढ़ेगी तो ये अपने आप क्या करेगी, ये चटक जाएगी, और चटक जाती है तो इसको जोतने में बहुत ज़्यादा आसान होती है। इसीलिए ब्लैक सॉइल को ये भी कहा जाता है कि ये मिट्टी जो है अपने आप से क्या हो जाती है, अपने आप से जुत जाती है, यानी कि प्लाविंग, सेल्फ प्लाविंग सॉइल है ये। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फैसिनेटिंग भी है ये चैप्टर, जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो ये इसमें जो है क्या दिखाया हुआ है, मेजर सॉइल का जो है कैटेगरी दिखाया है। इसको अगर थोड़ा सा समझना चाहें तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस जो सॉइल है वो कहाँ पे मिलेगी, ये आप देखिए जम्मू कश्मीर में है, थोड़ा सा अरुणाचल का अपर पार्ट में, या सिक्किम में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल तो अबंडेंस में आपको देखने की मिलेगी। ये देखिए पूरा जो है नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट जो है वो क्या है, वो अलूवियल सॉइल है। रेड एंड येलो, अब रेड एंड येलो भी आप इसमें देख लीजिए, ये जैसे है, ये सब रेड एंड येलो है। ब्लैक है, ये ब्लैक आप देख रहे हैं, ये ब्लैक है। लेटराइट, लेटराइट वगैरह जो है आप इधर देख सकते हैं। और एरिड, एरिड आपका ये हो गया। एरिड का मतलब ये होता है शुष्क, सूखी जगह से मतलब है इसका। अब हम लोग अपनी आगे की जो मिट्टियाँ हैं उनको कवर कर लेते हैं। मालवा एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो देखिए महाराष्ट्र और गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक सोल बहुत ज़्यादा होता है। द ब्लैक सॉइल्स आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। तो जो क्लेई मटेरियल होता है ना, चीका मिट्टी वगैरह जो होती है, उसका सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है इसके निर्माण में। और इसकी जो मॉइस्चर कवर करने की जो क्षमता होती है वो बहुत तगड़ी होती है, यानी कि नमी नमी बनाए रखने की या नमी कैप्चर रखने की
काली मिट्टी की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इन एडिशंस दे आर रिच इन सॉयल न्यूट्रिएंट्स, इसमें जो होते हैं जो मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं उसमें भी बहुत रिच होता है। कैल्शियम है, कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटास है, लाइम वगैरह है। ये काफ़ी रिच क्वांटिटी में होता है ब्लैक सॉइल में। दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें जो फॉस्फोरिक जो कंटेंट होता है, जो फॉस्फोरिक मैटर होता है वो बिल्कुल नहीं होता। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इसमें क्या होती है, बड़ी बड़ी चटकनें होती हैं और ये एक तरीके से फट जाती है पूरी ज़मीन, विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉयल। और इससे क्या होता है कि इसकी जब जुताई वगैरह करने में काफ़ी आसानी होती है, और अगर आदमी पानी से इसकी सिंचाई करेगा तो काफ़ी डीप पोर्शन तक जो है पानी के जो हैं कण जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं। दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो ये पीरियड भी सही रहता है। आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। दरअसल अब क्या हो रहा है ना कि इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है तो ये इम्पॉर्टेंट, लेकिन हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। रेड एंड येलो सॉयल, तो लाल और पीली जो मिट्टी होती है, रेड सॉइल्स डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, तो ये इग्नियस रॉक्स जो होती हैं, जो आग्नेय पत्थर होता है या आग्नेय रॉक्स होते हैं, उनमें ही ये पाए जाते हैं। लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, तो डेक्कन प्लेटू का जो पूर्वोत्तर और दक्षिणतम जो पार्ट है उसी में क्या होता है, कम बारिश की वजह से ये बनते हैं। येलो एंड रेड सॉइल्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लान, दक्षिण के उसमें कुछ पोर्शंस में मिल जाते हैं ये, जैसे कि बुंदेलखंड रीजन में ये देखने को मिलेगा। अलॉन्ग द पिडमांड जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट के भी कुछ हिस्से में ये मिल जाएगा। दिस सॉइल्स डेवलप है रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं क्रिस्टलाइन की वजह से भी जो होते हैं क्या डिफ्यूजन हो जाता है आयरन का, जिसकी वजह से इस मिट्टी का कलर चेंज होता है। तो लाल मिट्टी का कलर होने के रीज़न क्या होते हैं, रीज़न यही होते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि डिफ्यूज़न हो जाता है और उसी की वजह से आयरन की वजह से जो ये लाल मिट्टी हो जाती है। इट लुक्स येलो व्हेन इट कोर्स अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, लेकिन जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी तो ये येलो दिखेगी। अगली मिट्टी है वो है लैटराइट, ठीक है। लैटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, ठीक है, लेटर, और जिसका मतलब होता है ब्रिक्स, ब्रिक्स माने पत्थर। द लैटराइट सॉइल डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उच्च तापमान रहते हैं वहाँ पर लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी बह बह के इधर उधर फैल जाती है और उसी की वजह से वहाँ पे लीचिंग बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लैटराइट मिट्टी बनेगी। ह्यूमस कंटेंट्स भी इसमें क्या होंगे, बहुत ज़्यादा रहेगा। The soil is low because most of the microorganisms, particularly the decomposer like bacteria, get destroyed due to high temperature. यहाँ पे लेकिन क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बहुत कम होंगे, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि वो पूरे तहस नहस हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। लेटराइट सॉइल्स आर सूटेबल फॉर कल्टिवेशंस विद एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र, तो इसमें क्या होता है, मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके इसको खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये सॉइल कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो कर्नाटक में मिलेगी, केरल में मिलेगी, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा और असम के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी लेटराइट मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक, तो कुछ जो उचित संरक्षण के तरीके हैं या टेक्निक्स हैं, तकनीक हैं, उनका इस्तेमाल करके हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक और केरल, जो कर्नाटक और केरल के पहाड़ी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के भी, वहाँ पे क्या किया जा रहा है, इनको सही इस्तेमाल किया जा रहा है। द सॉइल इज़ वेरी यूजफुल ग्रोविंग टी, और इनका वहाँ पे इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए किया जा रहा है, चाय और कॉफ़ी के बागानों को जो है व्यवस्थित तरीके से खेती करने के लिए, खास करके कमर्शियल क्रॉप में जो है इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जा रहा है। रेड लैटराइट सॉइल इन द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर suitable for crops like cashew nuts,
तो यहाँ पे जो है ये लाल लेटराइल जो मिट्टी होती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो है काजू के उत्पादन में जो है बड़े स्तर पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। काजू का उत्पादन इसी मिट्टी में होता है। अब हम लोग देख लेते हैं एरिड सॉइल क्या होता है। एरिड सॉइल्स एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, और इसका कलर क्या होगा, लाल से भूरे कलर का होगा। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर्स, और ये क्या होगा, ये बालुई होते हैं, थोड़ा सा टेक्सचर जो उनका होता है, जो कंपोजिशंस और टेक्सचर होगा वो सलाइन इन नेचर, इनकी जो प्रकृति होगी वो सलाइन होगी, खारी होगी। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाई एवेपोरेटिंग द वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, साल्ट कंटेंट वेरी हाई होगा और कुछ जगहों पे कम होता है। उसके पीछे क्या होता है कि यहाँ पे पानी रहता है लेकिन ज़्यादा गर्मी की वजह से भाप बन के उड़ जाएगा और जो उसका जो नमक होता है वो वहीं पे रह जाता है, तो इसके वजह से क्या होता है, हाईली सॉल्टी हो जाएगा। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, सूखे क्लाइमेट की वजह से, मौसम की वजह से, हाई टेम्परेचर, एवापोरेशन इज़ फास्टर एंड द सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर्स। तो क्या होगा कि इसमें मिट्टी में जो है ह्यूमस और मॉइस्चर लैक करेगा। लैक का मतलब क्या होता है, अभाव रहता है, ठीक है, अभाव रहता है। ऑक्यूपाइड बाई कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, और यहाँ पे क्या होता है, कंकड़ धीमे धीमे इकट्ठा होते जाते हैं और वो भी कैल्शियम के तौर पे बेसिकली वो इकट्ठा होंगे और बाद में कंकड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन्स रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, लेकिन ये जो कंकड़ अगर जो है नीचे जब इकट्ठा हो जाते हैं तो इसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जो पानी जो इधर उधर वेस्ट होता था ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन जो हो जाता था उससे इसमें रुकावट होगी। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। अगर इसमें पानी की सही व्यवस्था कर ली जाए, सिंचाई की सही व्यवस्था कर ली जाए, तो इसमें क्या होता है, खेती को अच्छे तरीके से किया जा सकता है जैसे कि राजस्थान में करते हैं। और फाइनली हमारी जो लास्ट जो मिट्टी है कैटेगरी में, इस कैटेगरी में वो है जंगली मिट्टी या जंगल की जो मिट्टी है, फॉरेस्ट सॉइल। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस रीजन। तो ये कहाँ पे मिलती है, पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में ये आपको मिलेगी, जहाँ पर क्या होती है कि बारिश बहुत ज़्यादा होगी। द सॉइल टेक्सचर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फाउंड, और ये उसी जगह के हिसाब से अपना जो है स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन वगैरह, जो पैटर्न वगैरह होगा, जैसा कि पहाड़ का माहौल होगा। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स गेन्ड इन द अपर स्लोप्स इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज। दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डेनुडेशंस एंड एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट, और इसमें क्या होगा, लो ह्यूमस कंटेंट के साथ जो है थोड़ा सा अम्लीय भी होगा और डेनुडेशंस वगैरह भी ये क्या करेगा, फील करेगा। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस एंड फर्टाइल। तो ये कहाँ पे पाई जाएगी, लोअर पार्ट ऑफ वैलीज, जो पहाड़ियों का छोटी जो जगह होंगी, निचला जो हिस्सा होगा वहाँ पे ये मिलेगी। रिवर टेरेसेस के पास जहाँ से नदियाँ क्या होती हैं, बहती वगैरह हैं, एलुवियल फैंस एंड फर्टाइल। अब हम लोग फाइनली लास्ट इस पे टॉपिक देख लेते हैं। हेडिंग जो है वो हमारा ये है कि सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो पहली चीज़ हम ये समझेंगे कि सॉइल इरोजन क्या होता है और दूसरी चीज़ होती है सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन को पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साइज से बताऊंगा। तो वो जैसे कि एक मिट्टी है, ये मिट्टी आप देख रहे हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक, बारिश हो रही है, या आपने कभी घर के बाहर देखा होगा बारिश में, जैसे आपके यहाँ कोई पाइप वाइप लगा होगा, तो उस पाइप से जब पानी गिरेगा तो मिट्टी की जगह पे क्या होगा, एक छोटा सा गड्ढा बन जाएगा। गड्ढा किस तरीके का बन जाएगा कि उस जगह की जो मेन मिट्टी होगी वो बह के निकल जाएगी और बाकी जगह पे छोटे छोटे गड्ढे बन जाएंगे। इसी को क्या बोला जाता है, इरोजन बोला जाता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड हो जाती है। The denudations of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion। तो मिट्टी का एक जगह से बह के दूसरी जगह चले जाना या उसकी क्वालिटी का घट जाना, ये चीज़ क्या कहलाती है, यही चीज़ कहलाती है, यही चीज़ कहलाएगी सॉइल इरोजन, ठीक है। द प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द टू।
तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे के कंजर्वेशन और वो फॉर्मेशन और इरोजन, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एक तरीके के पूरक भी कह सकते हैं। तो किस तरीके से जो है इरोजन वगैरह होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, जंगलों को काटने से, ओवरग्रेजिंग जो होता है, जो ज़्यादा चराई कराने से भी होता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है उसमें भी हो जाता है इरोजन, और माइनिंग की जब प्रक्रिया होती है तो उससे भी क्या होगा, ये प्रभावित बहुत होता है। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन, तो ये जो हवा होती है, ग्लेशियर्स, वाटर, लैंड, सॉइल इरोजन वगैरह होते हैं, इनसे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कौन, मिट्टी प्रभावित होती है और उसका इरोजन बहुत होता है, अपक्षावर्धन बहुत ज़्यादा होता है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एंड गुलीज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये मिट्टी है लेकिन इधर से पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा आई तो ये क्या होगी, कट के ऐसे हो जाएगी। ठीक है, कट के किस तरीके से हो जाएगी, मिट्टी ऐसे हो जाएगी, और इसी को क्या बोला जाएगा, गुलीज बोला जाता है। इसे जो है बहुत शुद्ध हिंदी में अवनालिका भी बोला जाता है। ये खास करके जो चंबल का इलाका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करती है। उससे वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बैड लैंड्स बन गए हैं, मतलब कि एकदम जो है जिसे बीहड़ बोलते हैं, बीहड़। ठीक है, बीहड़, बीहड़ जब आप जैसे कि वो फिल्म देखेंगे पान सिंह तोमर, तो उसमें वो बोलता है ना कि ये बीहड़ के जंगल हैं, तो बीहड़ का मतलब ही होता है बैडलैंड से ही मतलब होता है। अब हम लोग देखते हैं, वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप इन सच एज, तो अगर क्या होता है, सीट की तरीके से जब बहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सीट इरोजन होगा, विंड ब्लोज। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, खेती के भद्दे तरीके जो होते हैं, डिफेक्टिव मेथड, खराब तरीके जो होते हैं, उनके माध्यम से भी क्या होता है, मृदा का क्षरण होता है। प्लाविंग इन अ रॉन्ग वे अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल एनर्जी, और क्या होता है कि खेत को गलत तरीके से जोतने पे भी क्या होगा, सॉइल इरोजन वगैरह होता है। Ploughing along the contour lines can decelerate the flow of water down the slopes. This is called contour ploughing. Contour ploughing की वजह से भी जो होते हैं, प्लाविंग along the contour lines can decelerate the flow of water, तो इससे क्या होता है कि पानी की जो गति होती है उसको कम किया जा सकता है, और उससे जो है मिट्टी के जो क्षरण होती है उसको रोका जा सकता है। स्टेप्स कैन बी कट आउट द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस, और टेरेस वगैरह बना लो तो उसके माध्यम से खेती करो तो उससे भी इरोजन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेस, तो जो पश्चिम पश्चिम जो हिमालय है वहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था वगैरह बनाई गई हैं जिससे जो है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। दिस शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, और यहाँ पे जो है मिट्टी के बड़े स्तर पे जो है क्षरण होने पे इसे रोका जा सका है, और इसको जो है वर्तमान स्थिति में बेहतर रखा जा सका है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बी कंटिन्यू विद अस। थैंक यू।